आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो टर्म्स का यहाँ पर कम्बिनेशन है। इसमें जो पहली टर्म है वो तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक नेचर के बारे में, और दूसरी जो टर्म है वो है फ्लक्स। तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक वाली जो टर्म है वो यहाँ हमें बता रही है कि इट इज़ रिगार्डिंग चार्जेस, और जो फ्लक्स वाली टर्म है ये एक लैटिन वर्ड है फ्लक्सस, जिसके मीनिंग हमारे पास बनते हैं फ्लो और फ्लोइंग। सो इसको यहाँ से अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए या इसको डिफ़ाइन किया जाए, सो इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच अ वेक्टर फील्ड that is magnetic or electric is going through a particular surface। यहाँ ये हाउ मच की जो टर्म है ये क्या बता रही है, और ये पर्टिकुलर सरफेस जो है इस चीज़ का क्या मतलब है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना। हाउ मच से हमारा मतलब यहाँ पर ये बनता है दैट बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन द क्वांटिफिकेशन। और पर्टिकुलर सरफेस का मतलब ये हुआ कि सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। कोई भी सरफेस है, सरफेस तो ज़ाहिर है उसका अपना एक स्पेसिफिक एरिया होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो भी काफ़ी मैटर करेगी कि वो किस तरह से हम उसको फिर समझेंगे। और ज़ाहिर है थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन की वजह से हमारे कॉन्सेप्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगी। अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली हम इस पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। अब यहाँ पर फिर गिवन एरिया जो है इसका मतलब यह हुआ कि वो एरिया ज़्यादा या कम हो सकता है, चूँकि एरिया का अपना मालूम करने का तरीका है। लेट्स से अगर आपके पास वो एक रेक्टेंगुलर एरिया है तो उस रेक्टेंगुलर एरिया में ये वाली साइड आपके पास x है, ये y है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द एरिया। लेकिन क्या इसकी ओरिएंटेशन भी मैटर करती है, और उस ओरिएंटेशन से एरिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमारे पास जो चीज़ सामने आएगी वो क्या होगी कि इससे एरिया को हमने एज ए वेक्टर एरिया इंट्रोड्यूस करना होगा। और इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं ऑलरेडी, द वेक्टर प्रोडक्ट, सो उसमें हमें यहाँ पर पता चलता है कि ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ए बी साइन थीटा के बराबर आता है। और ये एन जो है ये एक्चुअली यहाँ पर जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, सो लेट्स से अगर हम ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस लेते हैं, इसमें ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, दिस इज़ ए इन दिस केस, द यहाँ पर है, और बी की डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है। सो इस तरह से ये ज़ाहिर है ये वाली जो साइड है ये भी ए के पैरेलल है, ये वाली साइड जो है ये बी के पैरेलल है। सो इसमें अगर हम ए क्रॉस बी की वैल्यू मालूम करते हैं तो बी के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक है बी साइन थीटा जो यहाँ पर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरा जो है बी कॉस थीटा जो ए के ऊपर ए के साथ पैरेलल है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ए का और बी के उस कंपोनेंट का बनेगा जो कि परपेंडिकुलर है ए के। और ये जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल एन वाली, ये वाली, ठीक है, ये आपके पास बनेगी इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। नॉर्मली किसी भी सरफेस के लिए अगर आप इसकी डायरेक्शन लेंगे तो वो नॉर्मल टू दैट प्लेन होगी, और वही हमारे पास उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसिडर होगी। सो इस लिहाज से अब अगर हम इसकी प्रॉपर क्वांटिफिकेशन पर आते हैं, सो हम फ्लक्स को जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। सो ई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए जो है वो एरिया है, और इसका प्रोडक्ट हमारे पास ई ए कॉस थीटा के बराबर आएगा।
चूँकि यहाँ पर हमने पहले ही बात की थी कि फ्लक्स जो है वो बेसिकली एक काउंट है। किस चीज़ का? लाइंस का, कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं एक स्पेसिफिक एरिया से। जस्ट लाइक आप किसी किसी फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उस वेक्टर फील्ड के अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसके फ्लो की बात कर रहे हैं। थीटा जो है यहाँ पर एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान, ठीक है। और ज़रूरी है कि जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ली जाएगी उसके लिए हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए हमारे जहन में कि एरिया की डायरेक्शन जो है वो हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस ली जाएगी, जो कि यहाँ पर हमने क्लास 11 के वेक्टर प्रोडक्ट के डेफिनेशन से रिकॉल की है, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसके बाद हमारे पास जब वेक्टर्स फ्लक्स के नेचर की बात आएगी तो फ्लक्स की नेचर हमारे पास बेसिकली क्या होगी? स्केलर, बिकॉज चूंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ किसी नंबर ऑफ वेक्टर उसको लाइंस को क्वांटिफाई करना है, सो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, काउंट ऑफ लाइंस हैं ये, ठीक है। और अगर इसके यूनिट में की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के यूनिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। मिसाल के तौर पर एक रफली एग्जांपल के मुताबिक अगर इस एरिया यहाँ पर जो ये रेड मार्कर के साथ ये एरिया बनाया गया है, अगर इसके नॉर्मल की डायरेक्शन एग्जैक्टली इस तरह से है और ये जो वाइट लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रही हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो बन रहा है, वी विल गेट द मैक्सिमम फ्लक्स। और इस तरह से मेरे पास सिंपल एक लाइक आ जाएगा कि अगर ये मीटर जो एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 स्क्वायर मीटर, नॉर्मली जिस तरह आप उसको ईजी होते हैं कॉल करने पर, तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज अबाउट द presence of angle and how the angle or orientation of the plane will affect the value of flux। जैसे कि हम किसी इंटरमीडिएट एंगल के लिए ये एक हमने ये एरिया लिया हुआ है, प्लेन लिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो है नॉर्मल की ये हमने ये एन के साथ शो की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रेड लाइंस हैं, दीज रेड लाइंस जो यहाँ पर ड्रॉ हुई हैं प्रॉपर एरो के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं। सो कॉमनली हमें यहाँ पर सेंस होना चाहिए है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लेफ़्ट टू राइट है तो अब वेरी मच सिंपल कि यहाँ पर लेट से मेरे पास कोई चार्ज पड़ा होगा पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज पड़ा होगा नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्लेन के नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही हैं थीटा, ठीक है। अब ये एंगल 20, 30, 40, 50 कोई भी हो सकता है। कॉमनली हमें पता है कि थीटा के साथ जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो उसके कॉस की वैल्यू जो है वो क्या करती रहती है? डिक्रीज़ करती है। लेट्स से कॉस की 0 की वैल्यू जो है 1 है और कॉस के 90 की वैल्यू जो है वो 0 है। सो ऑब्वियसली एंगल के इंक्रीज़ के साथ कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। एपरेंटली ज़ाहिर ये भी होगा कि इफ़ेक्टिव जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है एरिया का, वो क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। ये उसकी फ़िज़िकल पिक्चर है और उससे आपके पास जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इसमें अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात करेंगे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है कि आपके पास जो एंगल है वो क्या होना चाहिए है? 0 होना चाहिए। 0 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हों, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कोई कि अगर हमें ये बात बताई जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर चूँकि cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, सो यू विल गेट EA, ठीक है। और ज़ाहिर है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करें,
आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा मैक्सिमम। यहाँ पर मैं अगर किसी दूसरे एंगल की वैल्यू लगाता हूँ, लेट से cos 60 की वैल्यू लगाता हूँ, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास आएगी हाफ। अगर e की वैल्यू मैं लेता हूँ 10, ठीक है, और a की वैल्यू लेता हूँ मैं 5, तो 10 5 ज़ार 50, 50 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगा 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 50 जवाब आएगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। थर्ड केस में हमारे पास जो ज़ीरो फ्लक्स आएगा उस वक़्त क्या है कि नॉर्मल टू दी एरिया, जो यहाँ पर ये शो किया गया है, और जो नॉर्मल टू द प्लेन है जो कि एरिया की डायरेक्शन शो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो कि ये येलो लाइंस हमारे पास जो ड्रॉ हुई हैं वो शो कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। 90 का जो एंगल है दिस वन, ठीक है, वो आपको वैल्यू देगा ज़ीरो की। सो cos 90 आपको ज़ीरो वैल्यू दे देगा एंड दैट एवरीथिंग विल कम टू ज़ीरो। ये तो अब इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गई, जो कि cos 90 के इंक्लूजन की वजह से ये नंबर ज़ीरो आ रहा है। बट बेसिकली इस एरिया के अंदर लाइंस के पास होने के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इस तरह होना ज़रूरी है, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बैंड हो रही हैं, तो इस वजह से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही। तो ये हम जो मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी फिज़िकल पिक्चर ये है कि कोई भी जो लाइट है, लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इस वाइट बॉर्डर के रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर पास नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, वो ज़ीरो होगी। बेसिकली फ्लक्स का जो रोल है हमें पता होना चाहिए है कि फ्लक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, कि ये हमें एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करती हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। प्लस ये एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म फील्ड है और हम मिसाल में के तौर पर उसमें ये इस एरिया को मुख्तलिफ़ जगहों पर रखते हैं एक ही ओरिएंटेशन के साथ, तो मुझे फ्लक्स की वैल्यू एक मिलेगी। लेट से मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, अगर एरिया की ओरिएंटेशन और उसका साइज़ एक ही जैसा है तो मुझे इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी। दैट विल क्लैरिफाई कि मेरे पास जो फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मुझे यहाँ की वैल्यू, लेट से आई कॉल इट E1, E2, E3, प्रोवाइडेड कि मैंने कोई ना ओरिएंटेशन में चेंज लाया है, ठीक है, और ना ही मैंने किसी, दिस इज़ बेसिकली E1, E2 एंड E3, तो इनमें मैंने कोई चेंजेस नहीं लाई उसकी एरिया के ओरिएंटेशन की और ना उसके साइज़ की, और अगर इन तीनों की वैल्यूज़ मेरे पास बराबर नहीं आ रही, सो ये एक तरह की इंडिकेशन है कि फील्ड जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हम इससे फील्ड के यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी के बारे में अपने आप को क्लैरिफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्लियर हो चुका होगा हमें, और उस पर अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जहन में या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लेक्चर में रह गए हैं जिसको आपको या उसकी क्लैरिटी नहीं हुई, सो कमेंट सेक्शन में फिर आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि उस पर हम डिस्कशन करें और फर्दर अपने आप को इसके बारे में क्लैरिफाई कर सकें। थैंक यू सो मच।